अब 40 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज इफ वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन द सिस्टम बाय नॉन। देखो, सबसे पहली बात तो अगर ये नहीं पता तो याद कर लेना काम का है। वर्क डन कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस के पोटेंशियल एनर्जी, ये याद कर लेना। फालतू के झंझट, अगर डेरिवेशन होता हम बता भी देता। तो नॉन कंजर्वेटिव वाले तो दोनों ऑप्शन काट ही दो, एक तो फोर्थ और एक सेकंड है। तो ऑप्शन कौन से बचे, 1 और 3। इसने पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करनी है। तो यहाँ पे देखो, अगर दोनों साइड नेगेटिव से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कब होगी, जब वर्क डन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, यानी कि नेगेटिव में इंक्रीज़ होगा, है कि नहीं। और नेगेटिव में इंक्रीज़ कब होगा, जब वर्क डन जब अगेंस्ट में हो तभी तो ये नेगेटिव में इंक्रीज़ करेगा ना। मतलब वर्क डन तो हो रहा है लेकिन अगेंस्ट में हो रहा है, तब ये वर्क डन इंक्रीज़ होगा लेकिन नेगेटिव में, तब ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे कंजर्वेटिव वाला ऑप्शन 3 ही है बस। और 40 का चेक भी कर लेते हैं। वहाँ पे गया 40 का 3। अगर नहीं समझ में आया तो भाई क्या बताऊँ, कमेंट कर देना, और तो क्या ही है, बता दूंगा फिर मैं। 41 पे चलते हैं। 41 में क्या दे रखा है, फोर्स ऑन ए सिस्टम, फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज with distance d as shown in the figure. The work done on the particle during displacement 12. वर्क डन पूछ रखा है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो स्टार्टिंग में तो देखो, ये देख, पहले एक बार डायग्राम बना देता हूँ मैं, मतलब ग्राफ। 0, 3, 7 और 12 वर्क डन पूछ रखा है। तो हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, एफ जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है, उसका एरिया। इसका एरिया निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो देखो, फोर्स 0 है तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, 0 हो गया। यहाँ से अब यहाँ तक निकाल लेंगे पहले। ये उसका रेक्टेंगल का एरिया लग जाएगा, और यहाँ पे ट्रायंगल का, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ लेंथ इंटू हाइट, या अपने बेस इंटू हाइट कह लो। हाफ इंटू 12 से और 7 तक कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5, और हाइट कितनी दे रखी है, 2 से गया 2, ये आ गया 5, और इसकी कितनी होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी हो जाएगी 4, ब्रेथ 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाता है 13 जूल आ गया। 41 का 1। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है, ये बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीच ए हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। द पावर exerted by the gravitational force at greatest। ओके, तो देखो यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, और ये हाइट दे दी मैक्सिमम, रेडियस का हाफ, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ है, ठीक है। अब इसने पूछ रखा है कि वो कितनी होगी, मतलब पावर ग्रेटेस्ट कब होगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव में डेल्टा के बाय में टी लिख सकते हैं। और इसमें देखो, पहला ऑप्शन क्या है, इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, यहाँ पे मतलब पूछ रहा है। और ग्रेविटेशनल का मतलब ये वाले कंपोनेंट लेंगे। अब एक चीज़ समझो,
कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि नेगेटिव, तो यहाँ पे तो मिनिमम होगा ना, और यहाँ पे पॉजिटिव। मान लो अगर वेलोसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन वेलोसिटी अगर ज़्यादा भी होगी तो कैसे समझाऊँ यार, क्योंकि अगेंस्ट है ना ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस साइड लग रहा है और वेलोसिटी इस साइड है। तो एक और फॉर्मूला होता है ना F/v वेलोसिटी वेक्टर, ये तो नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, तो पावर कितनी होगी, नेगेटिव में पावर होगी ना, ये तो हो ही नहीं सकता पहला ऑप्शन। और एट एन हाईएस्ट पॉइंट पे तो वैसे भी जीरो हो जाएगी ये वाली, मतलब वी वाई वाला ही तो लेंगे ना, वर्टिकल वाला कंपोनेंट, एक्स पे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ये हो ही नहीं सकता। एट एन इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट ग्राउंड, अब देखो जैसे ये प्रोजेक्टाइल थी, अब ये नीचे आएगी ऐसे, यहाँ पे तो जीरो था, यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी गिरने से पहले, किससे नीचे जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है v=2gh। यहाँ पे ही हाइट, मतलब हाइट का डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा होगा, नीचे तो कुछ जा ही नहीं सकता, मैक्सिमम यहीं पे होगी, और क्योंकि फोर्स भी साइड लग रहा है F/v, दोनों पॉजिटिव में, पावर मैक्सिमम होगी यहीं पे। तो आंसर कितना आ गया 42 का 3 आ गया। अब चलते हैं हम, कहाँ पे गया, रोटेशनल मोशन में पहुँच गए, अगले चैप्टर यही करवाऊँगा। अब आ गए 43 पे आ गए। तो इन्होंने क्या दे रखा है, एन इंजन पम्प्स वाटर थ्रो ए होस पाइप, वाटर पासिस थ्रो द पाइप एंड लीव इट विद द वेलोसिटी ऑफ, ये कुछ पाइप है, पाइप मान लो इसको, क्यों ये पानी मान लो, स्पीड कितनी इसकी, स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर पाइप इज 100 किलो पर मीटर, और जो मान लो ये 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो इसका 1 मीटर का जो इसमें वाटर होगा उसका मास कितना होगा 100 kg, यानी कि dm/dx दे रखा हमें 100 kg पर मीटर। और हमें आगे क्या पूछना, व्हाट इज़ द पावर पूछ रखी है, तो पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला F/v है कि नहीं, और इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, फोर्स को mv/t लिख सकते हैं ना, mv मतलब चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, है ना, और वेलोसिटी का ऐसा, यानी कि डिफरेंशिएशन में लिख सकते हैं इसको dmv में dt v, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, dm/dt v का स्क्वायर, ये आ गया, और क्या होता है, ये आ गया, तो dm/dt निकालना है, dm/dt दे रखा है। अब देखो 1 सेकंड में कितना मीटर कवर कर रहा है, 2 मीटर वाटर है कि नहीं, और क्या नाम है, 1 मीटर में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर में मास कितना है 100, यानी कि 2 मीटर में कितना मास होगा 200 kg, है कि नहीं, यानी कि 1 सेकंड में 200 kg मास ट्रेवल होगा, और यही तो dm/dt होगा ना, यानी कि 200 यहाँ पे पुट कर दिया, और वेलोसिटी कितनी है 2, और इंटू इसका स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 800 वाट। ये समझ नहीं आएगा, देखो बताता हूँ, इन्होंने क्या दे रखा है कि
वाटर की स्पीड क्या है, 2 मीटर/सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल करता है एक मास, है कि नहीं। और जब ये मान लो 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, टोटल होगा 2 मीटर, ठीक है। और ये 1 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, 1 सेकंड में। और हमें पता है कि dm में dx दे रखा हमें 1 kg, यानी कि एक उसका मास कितना दे रखा हमें 100 kg, तो इसका भी 100 kg होगा। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 200 kg, है कि नहीं। और यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितना मास ट्रैवल हो रहा है 200 kg। 200 kg 1 सेकंड के अंदर ट्रैवल हो रहा है, तो यही तो होगा ना dm/dt। बस ये था। अगर नहीं समझ में आया अभी तो यार आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट ख़राब हैं, और कॉन्सेप्ट कैसे सुधारने, देखो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा, सीधी सी बात है, मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही था। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो, मैं अलग से आपके लिए अलग वीडियो बना दूँ यार, जैसे समझ में आ सके वैसा समझाऊँगा। क्या ही है, इतना डरने की कोई बात नहीं होती, नहीं होता तो नहीं होगा। अब हम आ गए थे 44 क्वेश्चन पे। 44 में क्या दे रखा है, ए बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर/सेकंड कोलाइड हेड ऑन with another stationary ball of double of the mass if coefficient of restitution 0.5 then velocity after the collision। ओके, तो देखो एक बॉल थी, ये दूसरी बॉल थी, इसका मास था m, इसका होगा 2m। और अच्छा ठीक है, ये जा रही थी 2 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी से, और ये स्टेशनरी थी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में रेस्टिट्यूशन कितना है 0.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, v मतलब बाद की वेलोसिटी निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है m, एक मिनट, नहीं ठीक है पंखा, ठीक है, m1 माइनस है e m2 बाय में u1 प्लस 1 प्लस के ई m2 u2 बाय में m1 प्लस के m2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें पुट कर देंगे m1 कितना है m माइनस के ई कितना है हाफ, और m2 कितना है 2m, है ना। और बार कितना है 2 प्लस के 1 प्लस के कितना है 1 प्लस के हाफ, m2 कितना है 2m, ये तो 0 था, बाय में m1 कितना है m प्लस के 2m, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। और इसमें भी काट देंगे, 2 से गया 2, तो m माइनस के m बचा, ये भी 0 ही हो जाएगा पूरा। va कितना है, va आ गई 0। और ऑप्शन में देखते हैं अब, 0 मतलब v1 कौन सा है, v1 सिर्फ 2 में ही 0 है, तो पहले या फिर दूसरे ऑप्शन में से कुछ होगा, दूसरे का पुट कर लेते हैं। अरे v2 कितना होगा vb 1 प्लस के ई m1 u1 प्लस के m2 माइनस के ई m1 बाय में u2 m1 प्लस के m2, ये फॉर्मूला लगेगा। 1 प्लस के 1/2 m1 कितना है m, और u2 कितना था u1 कितना है 2 प्लस के, ये तो वैसे का वैसे 0 ही हो जाए ना, क्योंकि u2 0 है, तो ये पूरा का पूरा 0, कुछ मतलब ही नहीं है। बाय में m1 m प्लस के 2m है। ओके, तो क्या 1 प्लस के हाफ कितना हो जाएगा 3/2 हो जाता है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये 2 से मिलेगा 3/2 m बाय में 2 से गया 2 बाय में 3m हो जाए ना, 2m प्लस के 1m, तो
और 3 से गया 3 तो 1 आ गया। वी ए कितना है 0 और वी बी कितना है 1 यानी कि 0 है और 1 ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 44 का कितना है सेकंड देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 44 का। 44 का सेकंड आ गया। रुको हैं हम 45 पे। 45 क्या है, a particle of mass m starting from rest undergoes uniform acceleration if the speed acquired in time t is v in the power delivered। अरे यार हद हो गई, यहाँ पे ही बता देता हूँ। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा के चेंज इन एनर्जी बाय में टाइम, या फिर कह लो वर्क डन बाय में टाइम। तो यहाँ पे देखो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय में टाइम। और फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये तो 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो कि यहाँ पे क्या बचा हाफ एम वी बाय में टी, या फिर कह लो हाफ एम वी बाय में टी। ये आ गया पावर। और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, अरे स्क्वायर भी करना था, स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी, हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी। 45 का आ गया फोर्थ, यहाँ पे क्या 45 का फोर्थ, 45 का फोर्थ ही आ गया। 46 में क्या है, एन इंजन पम्प्स वाटर कंटिन्यूसली थ्रू ए होस, होस का मतलब शायद पाइप ही होता होगा यार। वाटर लीव्स द होस विद ए वेलोसिटी वी एंड एम, एक मिनट, वाटर लीव्स द होस विद वेलोसिटी वी एंड, वेलोसिटी देती वी एंड एम इज़ द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो वी तो दे दिया हमें, वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड है कि नहीं, और मास दे रखा है हमें, मतलब एम क्या दे रखा है डी एम बाई डी टी, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ का यही मतलब होता है ना, मास पर यूनिट मीटर मास, एम ई टी टी यार मीटर मास, ठीक है ये हो गया। और बाद में क्या बचा, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पावर पूछ रखी है। रेट का मतलब यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी बाय में टाइम, काइनेटिक एनर्जी बाय में टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बाय में टी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम डी एम बाई डी टी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा ही। हाफ एम नहीं, हाफ इनको v को इस साइड ले लेते हैं हम, और डी एम बाई डी टी, और डी एम बाई डी टी तो दे ही नहीं रखा, तो इसको क्या करते हैं डी एम बाई डी टी देख लेते हैं एक बार। डी एम बाई डी टी, मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूँ यार, आपको मतलब आपको जैसे करना, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी मैं कर लेता हूँ। डी एम मास की क्या यूनिट होती है, मास पर सेकंड। और देखो यहाँ पे मास एम, इसकी यूनिट कितनी है मास और मीटर है कि नहीं, और वेलोसिटी क्या है वी क्या है, वी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, मीटर से गया मीटर, तो एम वी की यूनिट क्या हो जाएगी मास पर सेकंड। मैं इसे निकाल लेता हूँ, या फिर कह लेते हो इसका फॉर्मूला भी ऐसे हो सकता है डी एम बाई में डी टी इजिकल टू डी एम बाई में डी एक्स मास पर यूनिट लेंथ इंटू में वेलोसिटी। तब भी ये, और जो मैंने पिछला क्वेश्चन कौन सा था वो 43 था ना, उसमें भी डी एम बाई डी टी ऐसे ही निकाल सकते हैं हम। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं हाफ वी का स्क्वायर डी एम बाई डी टी कितना है एम वी,
वेलोसिटी यहाँ पे आ गया कॉमन, एम वी की पावर 3 ये आ गया। यहाँ पे 46 का 3, 46 का 3 नहीं 4 है, 46 कहाँ पे गया 46 का 4 ये आ गया। तो अब हम आ गए थे 47 पे। 47 में क्या दे रखा है, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, द momentary comes to rest after attaining a height of 16 मीटर, how much energy is lost due to the air friction। ओके तो देखो, एक तो इसमें क्या दे रखा है, एक ऐसे बॉल थी वो ऊपर फेंक दी कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से, है कि नहीं। और जो बॉल थी उसका मास कितना था, 1 kg, 1 kg ना, 1 kg मास है। और इसने बताया कि ये बस 18 मीटर तक ही पहुंची, लेकिन पहुंचनी चाहिए थी कहाँ तक, 20 मीटर तक, क्योंकि स्पीड इतनी दे रखी है। और यानी कि जैसे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी लॉस्ट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी की, उतनी गेन हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, या फिर कह लो इनिशियल और फाइनल इक्वल कर देंगे तब भी यही आएगा। मतलब देखो बाय कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। एनर्जी इनिशियल में क्या क्या आ जाएगा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, है कि नहीं। यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से देखें तो जीरो है, mgh फॉर्मूला होता है ना इसका, mgh, h जीरो है तो ये तो पूरा जीरो ही हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैक्सिमम हाइट पे देखो ये वाली वेलोसिटी तो जीरो ही हो जाएगी, इसका भी कोई मतलब ही नहीं, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगी, mgh, है कि नहीं। और mgh हो जाएगी तो फिर हाफ m कितना दे रखा है 1, वी स्क्वायर कितना 20 इंटू 20, 2 से गया ये कितना बचा, हाफ m वी स्क्वायर 200 का 400, 200 आ गई, 200 आनी चाहिए। तो m का क्या मतलब था, यानी कि अगर 200 था, या फिर कह लो यहाँ से देख लो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh आ गया था ना, m से गया m और g वो 10 था ही, तो h निकालना था तो g को इस साइड भेज देंगे, हाफ वी स्क्वायर बाय में g इज इक्वल टू h, मतलब कितनी हाइट आनी चाहिए थी इस हिसाब से, यानी कि हाफ इंटू में 200 बाय में नहीं 200 नहीं 20 इंटू में 20 बाय में 10, 10 से गया ये, 2 से गया ये, 20 मीटर की हाइट आनी चाहिए थी, लेकिन गया ये इतना। तो फिर mgh दोबारा लगा दो, यानी कि 18 वाले के लिए भी mgh लगा दो ना, फिर वो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है कि नहीं। मतलब एनर्जी आ गई एक तरफ से, m कितना था 1, g कितना था 10 और h कितना आया था 18, यानी कि 180 जूल की एनर्जी ही पहुंची ऊपर तक। बाकी मतलब मिली तो इतनी थी 200 जूल और पहुंची ऊपर तक 180, यानी कि फाइनल माइनस के इनिशियल कर देंगे तो मतलब जितनी एनर्जी हमें मिली थी और जितनी एनर्जी पहुंची तो 20, यानी कि इतनी एनर्जी जो वो हो गई लॉस। तो यही होगा ना एयर की वजह से, यही फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से यही होगा। 47 का क्या है, 47 का। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो ध्यान से देखो, दोबारा देखो क्या होगा।
कि जैसे यहाँ से कोई बॉल फेंकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब अगर इस वाले फॉर्मूले से हम लगाएंगे कि जितनी एनर्जी लॉस्ट, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ तक तो लॉस्ट ही हो जाएगी क्योंकि फाइनल जीरो है, तो वो सारी की सारी ट्रांसफॉर्म किस में हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। हाइट निकाल लेंगे तो जितनी स्पीड दी थी उस हिसाब से तो 20 मीटर तक जानी चाहिए थी, लेकिन ये पहुंची 18 मीटर तक। तो ये जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आया है, एयर के जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से। बस यही था। इसमें भी अगर mgh लगाएंगे तो एनर्जी आ जाएगी ये वाली, इसमें से माइनस कर देंगे तो 20, यानी कि 20 लॉस्ट होगी 20 जूल। ये फॉर्मूला अब 48 देख लेते हैं। 48 में क्या दे रखा है, A block of mass m is attached to a lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has force constant value k. The mass is released from rest with spring initially unstretched. The maximum extension produced in the length of the spring will be। इसका सिंपली एक तो याद ही कर सकते हैं 2mg/k होता है मैक्सिमम एक्सटेंशन पे। बाकी मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये कुछ थी हमारी सीलिंग, इससे जोड़ दिया हमने एक स्प्रिंग, स्प्रिंग के नीचे लगा रखा था मास कितना है m। यहाँ पे नीचे हमने हाथ लगा रखा था, मतलब किसी से कवर कर रखा था। तो ये बस ऐसे ही था, मतलब नॉर्मल स्टेट पे था और इसकी वैल्यू फोर्स कांस्टेंट की थी k। अब देखो, अब हमने हाथ हटा लिया तो ऐसे नीचे जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा वहाँ से। अब देखो ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे होगा। तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें गेन होगी स्प्रिंग के द्वारा, और एक इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी मास की थी वो लॉस्ट होगी। तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये एक हाइट पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mgh। और अगर मान लो यहाँ पे 0 मान लो, तो फिर अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा mgh, है कि नहीं। mgh यानी कि जो ये हाइट लेंथ है इसमें एक्सटेंड की वही होगा ना, mgx लगा लो। तो यहाँ से यहाँ तक आने में लॉस्ट हुई होगी ये वाली। और ये स्प्रिंग देखो यहाँ पे था, अभी ये स्ट्रेच हो रहा है ना, तो स्ट्रेच होने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ kx²। मतलब दोनों बराबर होंगे, दोनों को बराबर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ kx² इजगल टू mgx। एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, x से गया एक x, यहाँ पे एक x बच गया, इसको उस साइड भेज देंगे 2 को, तो 2mg इजगल टू kx बचा। x की वैल्यू निकालनी है तो इसको k को भी इस साइड भेज दो, x इजगल टू 2mg/k आ गया। ये था बस। ये वाला पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो भाई दोबारा वीडियो देखो, कुछ नहीं था इसमें यार। एक ही यहाँ पे मास था, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ हाइट पे था ना ये, अब ये नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो लॉस्ट हुई होगी मास की। वो कितनी होगी mgx, यानी कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, x की वैल्यू वही है। और अब देखो जो ये था स्प्रिंग था, इनिशियली रेस्ट पे था, जो स्ट्रेच हुआ उतनी पोटेंशियल एनर्जी जिसको मिली होगी तो वो क्या होगी, हाफ kx²। दोनों इक्वली पुट होंगे ना, जितनी एनर्जी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बाय में मास इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बाय स्प्रिंग, है कि नहीं। इससे आ जाएगा, ड्राइव भी करके दिखा दिया, बाकी याद कर लोगे, इतना ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम एक्सटेंशन यही होगा। अब चलते हैं 49 पे। ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं, 7 और क्वेश्चन बचे हैं इसके अलावा। तो देखो, वाटर फॉल्स फ्रॉम एट हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ, ये दे दिया एच कितनी दे दी, एच हमें दे दी 60 मीटर और डी एम बाय
dt कितना दे दिया 15 kg/s। ये dm/dt दे रखा है, dm/dx दे रखा है। इसकी लेंथ से उसके यूनिट से देख लो, पता चल जाएगा। द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज आर 10% ऑफ एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 10%। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अगर लॉस ना होता तो कितनी पावर होती है, 100% जनरेट होती है। 100 कितनी हो जाएगी, 100 होगी dm/dt इंटू जी इंटू एच, यही होगी ना पावर। ये कैसे आ गई, वर्क डन बाय में टाइम इज इक्वल टू कितना होता है पावर, है ना। और वर्क डन अभी या तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी के mgh बाय में टी। डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि रेट दे रखा है, तो dm/dt gh ऐसे लिख दिया। तो tm कितना दे रखा है, dm/dt कितना दे रखा है 15, g की वैल्यू कितनी है 10 और हाइट कितनी है 60 मीटर, है कि नहीं। अब देखो ये 100% है और लॉस कितनी हो रही है 10%। अगर 10% लॉस हो रही है 100 में से तो बची कितनी 90%। 90% हमें मिलेगी, इसका 90% निकाल लो बस। इसके दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वैसे भी कर सकते थे हम, जो एफिशिएंसी वाला फार्मूला था वो उसमें कर लेते आप, लेकिन मैं ऐसे कर लेता हूँ, इतनी करने की जरूरत ही नहीं फार्मूले। ये गई है। अच्छा अब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 जगह कितने होते हैं 90 इंटू में 90 यानी कि 8100, ये आ गया वोट। इसमें किलोवाट में दे रखा है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 1 0 और यहाँ पे आ गया 8.1 किलोवाट। अब 49 का कितना सेकंड आंसर आ गया, 49 का आ गया सेकंड। अब चलते हैं हम 50 में। 50 में क्या दे रखा है, ए सेल ऑफ मास, सेल मास कितना दे रखा है हमें 200 ग्राम इंजेक्टेड फ्रॉम ए गन ऑफ मास। गन का मास कितना दे रखा है, गन की मास दे दिया हमें 4 kg। एक्सप्लोज दैट जनरेट, इतनी एनर्जी दे रखी है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेल इज, अच्छा एनर्जी कितनी मिली है 1.05 किलो जूल। इसको हम लगभग किलो जूल दे रखा है ना, तो 1000 के बराबर लिख लेंगे 1000 जूल। अब देखो इसकी स्पीड पूछ रखी है, तो स्पीड क्या हो जाएगी हाफ mv² इक्वल टू एनर्जी कितनी दे रखी है हमें 100,000, है कि नहीं। और m दे दिया हमने, इसकी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी तो इससे डायरेक्टली हो जाएगा। m कितना दे रखा है हाफ इंटू 200 ग्राम दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे उसमें kg में। 0 से गया 0, v² इक्वल टू 1000। ये ऊपर साइड जाएगा तो v² इक्वल टू 1000 तो पहले था और 10 अब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बच गया 4 0 आ रही हैं, तो इसका अंडर रूट कर लेंगे तो v कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड आ गया। 50 का सेकंड आ गया। चलते हैं हम 51 क्वेश्चन में। 51 में क्या दे रखा, ए वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ विद स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स्ड ऑन ए टेबल। ओके, तो यहाँ पे मान लो एक टेबल थी, यहाँ पे एक स्प्रिंग फिक्स कर दिया, ठीक है फिक्स कर दिया भाई। ए बॉल ऑफ मास m एट हाइट h
above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that देखो यहाँ पे कुछ मान लो बॉल थी, इन दोनों के बीच में मतलब फ्री अपर एंड से एच हाइट पे है ये बॉल, यहाँ से अब ये गिर गई और गिरने के बाद आगे से दे रहे हैं सो दैट द स्प्रिंग compressed by a distance d। अब एक और डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये तो वो हो गया जहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में थी। अब ये कंप्रेस हुई है, कंप्रेस कितनी हो गई, अरे यहाँ पे आगे बॉल कंप्रेस कितना कर दिया डी डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखो यार अब हम कौन से क्वेश्चन में पहुँच गए 51 पे। अब मैं बार बार वही सब लिखूँ बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इतना आप समझ में आ जाना चाहिए। हमने सेक्शन ए कर लिया, बी कर लिया और सी कर लिया। सी भी लगभग कितना ही बचा है, 56 तक करेंगे हम, ये बाद में आप कर सकते हो। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद 56 तक मैं करवा दूँगा। इतना तो अब समझ में आ जाना चाहिए। अगर वेलोसिटी कुछ दे ही नहीं रखी है तो सीधा उससे कर दो पोटेंशियल एनर्जी से। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई होगी mgh, और फिर दोबारा से यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी हुई होगी एनर्जी mgd। दोनों को ऐड कर देंगे ना, यहाँ से यहाँ तक आने में तो ये, और यहाँ से फिर यहाँ तक आने में कितनी होगी mg, या फिर mgh प्लस के mgd, इनको कॉमन निकाल लो, mgd प्लस के h। और जो ये था स्प्रिंग में भी तो ये कंप्रेशन हुआ ना, तो इसकी एनर्जी कितनी लॉस्ट हुई होगी। कंप्रेशन हुआ, अगर एक्सटेंड होता तो एनर्जी गेन होती। कंप्रेशन करने के बाद एनर्जी कितनी होगी माइनस के हाफ के डी स्क्वायर, यानी कि माइनस के हाफ के डी स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन होगा। mg मैंने d प्लस के एच कर दिया, mgh प्लस के d माइनस के हाफ के डी स्क्वायर। 51 का कितना है 3, 51 का 3 आ गया। अब चलते हैं 52 पे। 52 में क्या दे रखा है कि 52 में दे रखा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। The spring is stretched by 8 centimeter. The potential energy stored by, देखो एक तो दो तरीके हैं इसको करने के। मैं पहले उससे करता था, अब इससे कर लेता हूँ। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स के, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। और जो यू दे रखा है हमें पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी है 2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और जो 2 है, अगर इसको x मान लेते हैं तो x डैश क्या हो जाएगा, मतलब 8 क्या है 2 इंटू में 4 है कि नहीं, यानी कि 4x। अगर x स्क्वायर कर लेंगे तब ये u है, और u डैश क्या होगी 4x स्क्वायर, 4x इसका स्क्वायर, यानी कि u तो था कितना x स्क्वायर, और u डैश कितना हो जाएगा 4 का 16, और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर। और यहाँ पे देखा था हमने u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है x स्क्वायर के, तो u डैश कितना आ जाएगा 16x 16u। ये आ गया आंसर, तो यही है। कौन सा गया 52 का 3, 52 का 3, 52 का 3 ये आ गया। बाकी इससे नहीं समझ में आता तो एक काम कर लो, फॉर्मूला लगा लो सीधा पोटेंशियल एनर्जी। देखो दूसरे पेज पे करता हूँ मैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है हमें यू, हाफ के, और एक्स कितना दे रखा है अभी 2 सेंटीमीटर, और यू डैश कितना हो जाएगा हाफ
के 8 का स्क्वायर है कि नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर दो। इससे क्या है, ये u बाय u डैश इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, या फिर 2 इंटू 2 लिख लो। यहाँ पे कितना 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन हम 8 इंटू में 8, क्योंकि ये दोनों तो कट गए थे, ये गया, कितना बचा 4, यहाँ से डिवाइड किया 4। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u डैश इज इक्वल टू 16u, ऐसे भी आ गया, मैंने ऐसे कर दिया, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 3 में क्या है कि ये बॉडी, एक मिनट हिल गया ये, ठीक है। 53 में क्या है कि ए बॉडी ऑफ मास 3 kg अंडर एक फोर्स कांस्टेंट फोर्स यार, विच कोज ए डिस्प्लेसमेंट एस इन मीटर। एस क्या दे रखा हमें, एम तो दे दिया हमें 3 kg, एस क्या है 1/3 टी का स्क्वायर। तो हमें फोर्स निकालना है, फोर्स कितना नहीं, फोर्स नहीं, वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय द फोर्स एट 2। एस दे रखा है, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, पहला डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद वो भी आ जाएगा, एक्सेलरेशन 2/3 आ गया एक्सेलरेशन। फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है एम में, एम कितना दे रखा है 3, एक्सेलरेशन हमने निकाला था 2/3, 3 से गया 3, फोर्स कितना आ गया 2 न्यूटन। और वर्क डन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू में फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर 0 पुट करेंगे इसकी वैल्यू एस पे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधा उस पर 2 पे पुट कर दो। फोर्स कितना दे रखा 2, हाफ 1/3 इंटू में टी का स्क्वायर, टी कितना दे रखा 2 इंटू में 1/3 इंटू में 2 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू में 2, 8/3 जूल। ये आ गया आंसर। देखते हैं 53 का 3 53 का 3 आ गया, 54 पे आ गए। 54 में क्या है, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 2 kg मास अपॉन ए इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, टेकिंग g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज, वर्क डन कितना दे रखा है, वर्क डन कितना दे रखा है 300 जूल, और ये यहाँ पे मान लो इंक्लाइन प्लेन दे दिया, यहाँ पे कुछ मास था, यहाँ पे ले गए, इसकी हाइट दे दी 10, तो वर्क डन कितना होगा टोटल, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस के वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ग्रेविटी के वो कितना हो जाएगा वर्क डन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट। यार इतना तो आप समझ में आ गए, इतने क्वेश्चन कर लिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, वो उसके रिस्पेक्ट में होता ही नहीं, मतलब पाथ पे डिपेंड करती ही नहीं, वो तो बस इनिशियल और फाइनल पे जाती है। यहाँ तक गई तो कितना बचेगा, m कितना है 3, m कितना दे रखा है, m तो 2 दे रखा है ना, पिछले क्वेश्चन की याद रहेगी। जी इतना 10, और हाइट कितनी है, हाइट 10 प्लस के वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना है, वर्क डन 300, यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 200, इस साइड भेजेंगे तो 300 माइनस के 200 इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वो कितना आ जाएगा 100 जूल। अब 54 में चलते हैं, 54 तो कर लिया ना, 55 में क्या दे रखा है, ए बॉम्ब ऑफ मास 30 kg at rest explodes into 2 pieces of mass
18 kg and 12 kg. The velocity of 18 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of the, अच्छा देखो, एक मास था एम नहीं 30 kg, ये एक्सप्लोड हो गया 2 पार्ट्स में। इसकी वेलोसिटी कितनी, एक ये तो 18 का मान लो, ये 12 का मान लो, तो फिर जो वेलोसिटी है 18 kg वाली की वो कितनी दे दी हमें, 12 नहीं 16 मीटर पर सेकेंड। और इसकी वेलोसिटी हमें पूछी है, वेलोसिटी कुछ दे नहीं रखी है, इसकी बस काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी कैसे निकाल लेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस साइड तो इनिशियली तो जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट पे दे रखा है ना। और इस साइड कितना हो जाएगा, 18 इंटू में 16, 18 इंटू 6 है ना, ये आ रही है, प्लस के 12 वी निकालना है तो इसको इस साइड भेज देंगे। 18 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 वी निकालना तो इस साइड भेज देंगे ना इसको। 18 बाय मल्टीप्लाई में 6 बाय में 12 इज इक्वल टू वी आ जाएगा 2 9 वी आ गई 9। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम कितना दे रखा 12, हाफ एम कितना 12, वी स्क्वायर कितना 9 इंटू में 9, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6 तो कितना आ जाएगा 6 इंटू में 9 कितना होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 81 इंटू 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 486 कुछ आ गया, 486 55 का सेकंड आ गया, 55 का सेकंड। अब चलते हैं 56 पे। 56 में क्या दे रखा है, ए फोर्स एफ acting on a object varies with distance d as shown in the force is in Newton. The force is in Newton and x in meter. The work done by the force in moving object from the 0 से 6 तक पूछ रखा है, कितना होगा। ग्राफ बना लेते हैं एक बार। सिक्स यहाँ पे कितना है 3। तो हमें पता है कि एरिया निकालना होता है इसका एरिया कितना हो जाएगा। अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो इतना तो यार लिखूंगा, उससे अच्छा है इसका बता देता हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, मन भी नहीं कर रहा इतना लिखने का और शोर भी हो रहा है काफ़ी। तो यहाँ पे देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बन रहा है हाफ टू बेस इंटू में हाइट, हाफ बेस कितना हो जाए 6 माइनस के 3 और हाइट कितनी है 3। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका 9 बाय में 2, ये एरिया इसका आ गया। इसका एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ दैट इज़ 3 इंटू में 3, ये आ गया 9। तो इसका वो करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 9 प्लस के 9 बाय 2 तो कितना आ जाएगा 18 प्लस के 9 बाई में 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 बाई 2। अरे यार अब इसको डिवाइड करो, छोड़ो उसमें दे ही नहीं रखा ना। यहाँ पे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, 9 प्लस के 4.5 कितना हुआ 13.5 जूल, ये आ गया 56 का सेकंड, 56 का सेकंड आ गया। अगर इतनी सारे क्वेश्चन कर लिए ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि नीट के क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे आपसे, अब इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम चैप्टर करेंगे स्टार्ट, कौन सा ये वाला कर देंगे रोटेशन वाला। अभी तक कुछ दिक्कत आई है तो भाई कमेंट कर दो कि इस क्वेश्चन में है या फिर इस पार्ट में है कुछ एक्सप्लेन करना हो, कौन सा टॉपिक है वो भी कर दूँगा मैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करना पड़ेगा लेकिन तभी तो मैं बता पाऊँगा, ऐसे क्या ही बताऊँगा। तो भाई चलते हैं, धन्यवाद आपने अभी तक सपोर्ट किया।
बस यही है यार। एक टाइम पे मैं भी था कि कुछ समझ में नहीं आता था। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं समझाने का उसमें हूँ, पोटेंशियल रखता हूँ अपने अंदर कि कुछ समझा पाऊँ। समय का खेल है, टाइम देना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ ना हो जाएगा। धन्यवाद।